फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में ना आधे से ज्यादा टॉपिक आपने पास्ट में पढ़े, आधे से ज्यादा। इवन आज का जो भी लेक्चर होगा ना बच्चे लोग, वो पूरा का पूरा आप लोग ने पास्ट में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है धीरे 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 धीरे। चैप्टर अगर आप देखें तो बड़ा लेंथी चैप्टर है, बट मैं इसमें से कुछ हिस्सा स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे वो हिस्सा पढ़ाना है जो 12वीं से रिलेटेड है या जो आपके लिए बेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो देखा जाए तो मैक्सिमम चैप्टर ही है उसमें, ठीक है। और स्किप करने के लिए मेरे को ऐसा मिल तो नहीं रहा जिसको मैं स्किप कर पाऊंगा। चैप्टर बहुत बड़ा है तो बड़े लंबे अरसे तक के चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इत्मीनान से आप बहुत सारे दिन तक के हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे ही क्या करना है, टिप्पणी करना है। जरा ध्यान से देखो, फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड एक चैप्टर आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, आपका पहला चैप्टर मोशन, याद आया? पढ़े थे। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि व्हाट इज मीन बाय मोशन, एनीवन रेज योर हैंड जिसको पता है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इतना दूर अभी वर्क पे ना जाए तो बेहतर है। वर्क एक अलग क्वांटिटी, उस पर बात पे टिप्पणी करेंगे हम लोग। ये डेफिनेशन पूरा नहीं है। सिर्फ अगर मैं मेरी पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो क्या मैं इसको मोशन बोलूंगा? आपने हाँ, मेरे ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, बट आई एम चेंजिंग माय मोशन अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। ये रॉन्ग हो गया। कंटिन्यू चेंज कर रहा हूं, क्या मैं मोशन कर रहा हूं? हाँ, आपने कुछ ऐड ऑन किए शायद से लास्ट में। क्या बोले? कंटिन्यूअस चेंज इन मोशन, कंटिन्यूअस चेंज इन मोशन पोजीशन। हाँ, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हाँ, मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे टाइम के हिसाब से तो मैं मेरी जगह चेंज कर ही रहा हूं ना, अरे आया ना भाई, तो मैं आपके लिए मोशन कर रहा हूं। सही बात है। मान लो एक बच्ची मेरे ही साथ में टहल रही है सेम स्पीड से, तो क्या वो मेरे लिए मोशन कर रही है या मैं उसके लिए मोशन कर रहा हूं? नहीं सर, समझ आया? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? जैसे आप लोग रेस्ट पे हो ना, फिर हाँ बोलती है, आपको पूछना चाहिए था सर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप? मेरे रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है सर, अगर आपके रिस्पेक्ट में बात चल रही है तो फिर हम लोग आपके लिए रेस्ट। बट अगर कोई बंदा चांद पे बैठा है, वो हम लोग को देख रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग मोशन पे, और 30,000 की स्पीड से घूम रही है भैया उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग कैसे? मोशन पे। अरे सही है कि नहीं? सो मोशन इज व्हाट? इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। इट इज ए, डिपेंड करता है सामने वाले पर, डिपेंड करता है पहली चीज कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। दैट्स व्हाई अगर आप मोशन का डेफिनेशन बोलेंगे तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये बोलना बड़ा जरूरी है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि पोजीशन चेंज हुई तो मोशन हुआ ना। समझ में आ रहा है? पहली चीज तो मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अच्छा देखो, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है बच्चे लोग जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। जो फ्यूचर में इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं उनको पूरा सब्जेक्ट मिलेगा मैकेनिक्स के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान से देखें। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और स्पेसिफाई कर बोलूं तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ। जब आप मोशन के बारे में पढ़ रहे हो, दैट मींस एट दैट टाइम वी आर डीलिंग विद व्हाट? जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन। दैट मींस वी आर डीलिंग विद व्हाट? तो स्पेसिफिकली अगर बोले तो आज हम लोग फिजिक्स का वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अरे कर लो, कोई दिक्कत? ठीक है।
मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। आपके बुक में यही डिवीजन दिया है, ध्यान से देखो। ऐसे तो डिवीजन और भी था बट ये बुक में दिया, मैं इसके हिसाब से चल रहा हूं। स्टैटिक का मतलब ये बचपन से हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई चीज रुकी हुई है और जब आप उसके ऊपर स्टडी करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक। अब एक सवाल उठता है इसके ऊपर कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फिर उसके ऊपर कैसे स्टडी होगी, वो तो मोशन ही नहीं कर रहा है ना। कैसे स्टडी होगी? अरे भैया कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, आया ना, कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है ना, आप समझ रहे? तो आगे बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है इसका मतलब क्या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है सर। क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। आपने आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बदले में जमीन आपको रिएक्शन दे रही है, आपके आसपास एयर है, एयर का फ्रिक्शन हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें। ये अलग बात है कि वो सब नेट इक्विलिब्रियम पर है, इसीलिए हम लोग के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। अरे हाँ है ना, बट है तो मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है बट उसके ऊपर फोर्स है। ठीक है। बात करें अगर काइनेटिक की, तो काइनेटिक नाम से समझ में आएगा कि जब ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन। इसमें दो हिस्से, एक है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। Now what do you mean by काइनेमेटिक्स? जब आप मोशन को स्टडी, काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं मतलब किसको पढ़ रहे हैं, मोशन। मगर जब आप मोशन को पढ़ाई करते हो और कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते, कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर कि उस मोशन की वजह क्या थी, तो हम लोग एट दैट टाइम किससे डील करते हैं? जैसे भैया मुझे पता है कि मोशन में लाने के लिए या मोशन से रोकने के लिए आई नीड फोर्स। दैट मींस अगर मैं फोर्स की बात ना करूं, मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, मैं बात करूं वेलोसिटी की, मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, मैं बात करूं डिस्टेंस की, मैं बात करूं टाइम की, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अरे सही है कि नहीं? बट अगर बात करें डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट मोशन में, ऑब्जेक्ट इसमें है। बट जब आप डायनेमिक्स की बात करते हैं तब आप बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या हो सकता है सर? फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, इनर्शिया, पावर, वर्क, ये सब की जब बात होगी एट दैट टाइम वी आर डीलिंग विद व्हाट। अरे समझा कि नहीं भैया? पक्का पिक्चर बैठी दिमाग में। स्टैटिक था तो रुका था, काइनेटिक मतलब मोशन। काइनेटिक में दो टाइप, काइनेमेटिक और डायनेमिक। काइनेटिक में सर कॉज ऑफ मोशन से लेना देना और डायनेमिक में कॉज ऑफ मोशन से ही लेना। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोगों को बुक के अंदर टाइप ऑफ मोशन दिया है, इसको समझना जरा। बात चल रही मोशन की, तो मोशन के कुछ टाइप भी होंगे। पहला लीनियर मोशन, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा सर्क्यूलर मोशन, तीसरा, चौथा रोटेशनल मोशन, पांचवा वाइब्रेशनल मोशन, छठा पैराबोलिक मोशन। इसके बारे में तुम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, याद है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तो पढ़े थे पैराबोलिक शेप वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। बात करते हैं लीनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। क्या होता है लीनियर मोशन? किसी के साथ कोरस में आंसर नहीं गए, अगर पता है तो आप इंडिविजुअल रेस करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट, वेरी गुड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सही है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन?
बाद में लिखना, टाइम में। पहले समझो, पहले कंसेप्ट को समझो। What do you mean by translatory motion? ट्रांसलेट मतलब ट्रांसलेट करना। सर क्या आप सोच रहे हैं? नहीं सुना सुना वो कभी-कभी गाने में सुनते हैं। नहीं What do you mean by translatory motion? Not in a बहुत बड़ी गलती है। It is in a straight line. Moves in a particular direction. तो ट्रांसलेटरी में तो एक डायरेक्शन में जाता है। सुनो मेरे, ठीक है आप थोड़ा बहुत करेक्ट भी उस पे। देखो जब बात होती है लीनियर मोशन की ना बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं किसी पॉइंट, किसकी बात करते हैं? मान लो इस मार्कर के इस धक्कन को आप एक पॉइंट मान सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, दैट मींस ही इज परफॉर्मिंग व्हाट? लीनियर। बट अगर मैं इस पूरे मार्कर को कंसीडर करूं, तो ये मार्कर बहुत सारे पॉइंट का बना हुआ है, और जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म करेगा तो मैं बोलूंगा इट इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन। पर समझ में आया? मतलब सिस्टम ऑफ पॉइंट, सिस्टम ऑफ, पहले एक पॉइंट था, यहाँ पर क्या है? सिस्टम ऑफ पॉइंट। बात समझे? अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है सर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन? तो सर्कल और रोटेशनल में क्या फर्क है? हाँ, तो ये इसकी एक्सिस नहीं है, पंखे की एक्सिस नहीं है, तब फिर ये बच्ची ने भी वही बोली। सुनो मेरी बात, फिर से वही बात, सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट है सर्कुलर, क्या बोलेंगे इसको? एक सिंगल पॉइंट। जब पूरा सिस्टम ऑफ पॉइंट घूमेगा, इसको क्या बोलेंगे? ये दरवाजा इस पॉइंट पे फिक्स है ना, जब ये दरवाजा घूमता है ना, we are not talking this is a circular motion, हम लोग इस टाइम पर बोलते हैं ये रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये दरवाजा बहुत सारे पॉइंट का बना हुआ है। अगर इस दरवाजे के एक पॉइंट को अगर आप देखो, तो वो पॉइंट कैसा बनाएगा? सर्कल। कैसा बनाएगा बच्चों? अरे समझे कि नहीं? सिस्टम ऑफ पॉइंट है तो रोटेशनल, और एक सिंगल पॉइंट घूम रहा है तो 12वीं में पहला चैप्टर इसी के ऊपर चलेगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, सर्कुलर एंड रोटेशनल। ठीक है, एकदम मस्त पढ़ेंगे, भैया भैया लाके घुमाएंगे। सर्कुलर एंड रोटेशनल याद है? वो 10वीं में डब्बा घुमाया था, तुम लोग क्लास में घुमाया था? क्लियर? इधर देखो, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन समझ में आया? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशनल मोशन? वाइब्रेट, हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पास ना वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है? जब वो हायर टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। पता नहीं तुम लोगों ने कभी देखे कि नहीं, जूम करके कभी ना न्यूक्लियस के अंदर का जब वीडियो दिखाता है आप लोग को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, तो आप देखो वो अपनी जगह पे ऐसा कांपते हुए दिखाता है। नोटिस किया? उसके पास, हर पार्टिकल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, और जब वो मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? वो याद है अल्जाइमर डिजीज के बारे में पढ़े? नहीं, अल्जाइमर तो भूलने वाली, पार्किंसन डिजीज कांपने वाली बीमारी बूढ़े लोग को होती है ना, कब 10वीं में पढ़े थे? कांपते ना बेचारे लोग, वाइब्रेशनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? वाइब्रेशनल। इसे आपको दे रहा हूं, एल्डर पक्का लिख लो। पैराबोलिक बताया तो अभी, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका। जब पैराबोलिक कोई भी इजी को डालो, चलो ये 10 11 एक स्टोरी जो आप लोगों को मैंने कैलकुलस के टाइम पर बताया था, एरिस्टोटल
गैलीलियो और न्यूटन। इसका जिक्र अपने को यहाँ पे किया हुआ है एरिस्टोटल फैलेसी के नाम से। देखा आप लोग ध्यान से सुनो जरा। देखो एरिस्टोटल ने क्या बोला था बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना। यूनिफॉर्म मोशन याद है ना, जिसका डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम ट्रेवल हमेशा सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो एरिस्टोटल ने बोला था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यू क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई। या अगर याद हो तो इसी को मैंने थोड़ा सा रीडिफाइन करके बताया था कि एरिस्टोटल ने बोला था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरेगा, जो लेस ऑब्जेक्ट है वो बाद में गिरेगा। याद आ रहा है? इसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया था किसने, गैलीलियो, और फिर बाद में किसने, न्यूटन। गैलीलियो ने बोला था ऐसा नहीं, गैलीलियो ने बोला ऐसा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको ना कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन करवाने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स की जरूरत नहीं है। ये किसने बोला था, गैलीलियो। यही स्टेटमेंट किसने बोला था, न्यूटन ने भी। यही किसने बोला था, इसी को हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से पढ़ते हैं। 3 लॉ पढ़े थे पुराने 9th स्टैंडर्ड हम लोग ने पढ़े थे हम लोग ने, अगर आपको याद हो तो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे। याद आया बच्चे लोग? ध्यान से देखो, मैं एरिस्टोटल की स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में तो प्रूफ कर चुके, कैलकुलस जब पढ़े थे तब। अब यहां पर जरा देखो, न्यूटन फर्स्ट बेचारा क्या भैया, उसने जो देखा था वो बोला था। बेचारा क्या, उसने जो ऑब्जर्व किया उसने बता दिया। हम लोग भी रहेंगे, एक आम इंसान अगर रहे तो भी वही देखेगा भैया कि भैया उसने देखा था कि ऑब्जेक्ट गिर रहा था, उसने देखा था कि भैया ये चीज है, इसको अगर मेरे को चलाना है तो मेरे को फोर्स देना पड़ेगा, बिना फोर्स के चलेगा क्या? इसने देखा तो उसने बोल दिया एरिस्टोटल ने, हाँ ऐसे ही होगा। बट ऐसा हो रहा नहीं है एक्चुअली। इसके पीछे का साइंस कुछ ही लोग देख पा रहे थे, न्यूटन था, गैलीलियो था, उन्होंने देखे थे। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ा है ना, बाद में आएंगे इसके ऊपर। पहले बात करते कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका रहना पसंद करेगा, मगर कब तक, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। याद आया? इसी को जरा यहाँ पर देखो, एक डायग्राम, एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो पुराने बच्चे होंगे उनको याद भी आ जाएगा। मान लो मेरे पास 3 यहाँ पर अलग अलग सरफेस है। एक सीमेंट का बना हुआ है, एक आइस का बना है, और ये एक स्पेशल सरफेस। ठीक है, और मैं इन तीनों जगह पर एक फुटबॉल ला के रखा हूं। तीनों का मास भी क्या है पता नहीं, बोली थी तीनों का मास क्या है, सेम। ठीक, अब मैं इन तीनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता हूं, लेट्स से 10 न्यूटन। कितना बचा? तीनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होता है। अब मेरा एक सवाल है, ये स्पेशल सरफेस को बाद में देखते हैं। इन दोनों में से बॉल ज्यादा डिस्टेंस किस पे ट्रेवल करेगी? आइस में। प्रिया, आइस में पक्का का है? हाँ, उसको बोलने दो। आइस में क्यों ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर सब लोग बोले थे आइस, इसके लिए मैं भी बोलती हूँ। अफ्रीदा, हाँ, वो फिसला हुआ सब। अरे पढ़े लिखे का मार दो, फ्रिक्शन बोलते हैं। ये 11 फिजिक्स, ये 11 साइंस के बच्चे हैं, फिसलन सब फिसलन। ठीक है, वो टर्म को फिसलन को फ्रिक्शन, टर्म को सीमेंट में फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन। सीमेंट में फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। आइस में फ्रिक्शन क्या है, तो जाहिर सी बात है इसमें अपोज करने वाला फोर्स कम था, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक गया, और यहाँ पर अपोज करने वाला फोर्स क्या था, ज्यादा था, इसीलिए वो कम दूर गया। स्पेशल सरफेस में ना फ्रिक्शन है ही नहीं, जीरो फ्रिक्शन, मतलब अपोजिंग फोर्स। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बॉल को एक बार किक कर दूं तो ये बॉल कभी रुकेगा? रुकेगा? यही बात तो न्यूटन ने बोला।
कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका कब तक के, जब तक के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। अरे समझा कि नहीं? जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा था तो वहां पर एयर का फ्रिक्शन था, यहाँ पर जमीन की वजह से फ्रिक्शन मिल रहा है। अरे हाँ है ना भाई, फ्रिक्शन कम होगा या नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा? आप देखो कितना अच्छा होगा अगर ऐसा नहीं होता। एक बार पंखे को घुमा के छोड़ दिए, नो फ्रिक्शन एट ऑल, जिंदगी भर घूमता, नो लाइट की भी एट ऑल। अरे वाह सर, इतनी जबरदस्त ना, नई जबरदस्त चीज नहीं होती। हाँ, फ्रिक्शन नहीं है तो दिक्कत है, ज्यादा है तो भी दिक्कत है। अगर नहीं होगा तो फिर गाड़ी रुकती ही नहीं है कि नहीं? आप ब्रेक लगा रहे, चली नहीं है, वो बोले नहीं अब तो मैं ट्रक से लड़ूंगा, सही है कि नहीं? तो फ्रिक्शन जरूरी नहीं, फ्रिक्शन पहला अभी फ्रिक्शन पे बात नहीं हो रही थी, बात हो रही थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? कॉन्ट्राडिक्ट करता है एरिस्टोटल की स्टेटमेंट में। एरिस्टोटल बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना। न्यूटन ने बोला ऐसा, एक बार फोर्स लगा दिए उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया ना, अब वो उसी में रहेगा। मगर रहता नहीं है सर, दिखता तो नहीं है हम लोग। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है भैया। अगर आप फ्रिक्शन को हटा दो तो फिर लगेगा। अभी हम लोगों ने अज्यूम करके भी देखे तो ये बात सही है, न्यूटन वाज करेक्ट, या मैं यूं बोलूं गैलीलियो वाज करेक्ट। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत? हाउ मार्क्स लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? देखो, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है ना, उसके पास इनर्शिया होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया का मतलब होता है कि मैं अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदलना नहीं चाहता, या मैं बोलूं कि मैं अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता। मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं, मैं मोशन पे हूं तो मैं मोशन पे रहना चाहता हूं। अगर कोई जबरदस्ती मेरे साथ करेगा तो मैं उसको रेजिस्ट करूंगा। ये जो रेजिस्टिंग की प्रॉपर्टी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। एग्जांपल देता हूं, आप बस में चढ़े, बस रुकी थी, आप भी रुके थे, आपके पैर बस के कांटेक्ट में थे, आपकी बस रुकी थी, आपके पैर भी क्या थे? रुके। बस वाले ने गाड़ी एक्सेलरेट किया, पैर भी आगे गए। आपकी बॉडी नहीं चाहती अपने मोशन को, अपने स्टेट को बदलना, वो चाहती कि मैं पीछे, पैर आगे जा रहा है, मैं क्या करूं? क्या लगेगा? बैकवर्ड चल, आप पीछे जाते हैं, होता है कि नहीं? सेम गोस, बस 60 की स्पीड से चल रही थी, अब बस के अंदर आप खड़े थे, आपके पैर भी 60 की स्पीड से चल रहे थे, आपकी बॉडी भी 60 की स्पीड से चल रही थी। बस वाले ने सडनली ब्रेक लगाया, मेरी बॉडी तो मोशन में थी, वो चाहेगी कि मैं अपने मोशन को क्या करूं? कंटिन्यू करूं, बट आपके पैर तो किसमें आ गए? रेस्ट में। पैर रुक गए, बॉडी कहां जाएगी? अरे समझा कि नहीं? फॉरवर्ड चल, क्या बोलते हैं इसको? एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट? एनर्जी। यही चीज आपको पंखे में भी देखने के लिए मिलती है, बंद करने के बाद भी कुछ देर तक के घूम रहा है। काहे घूम रहा है? मोशन में था, मोशन में था ना, तो वो चाह रहा है कि अपने मोशन को कंटिन्यू रखे, बट एयर का फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, इसीलिए वो रुक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ही बात होती है सब लोग? बिजली का टेंशन ही नहीं, बिजली का बिल बच जाए। अरे समझा कि नहीं भैया? अरे बात गजब बच्ची है यार, पूरा पढ़ाने के बाद बोलती स्पेशल सर्विस। अभी तो पता स्पेशल सर्विस वो सर्विस जिसमें फ्रिक्शन जीरो है, ऐसा होता नहीं है। हाँ? अरे भैया ये मैं बनाया था, ऐसा कोई सर्विस है ही नहीं। हर सर्विस में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होगा, कम ज्यादा सब में होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, मगर कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसकी एक्टिविटी है, उसको ध्यान से देखिए। याद है, यहाँ एक्टिविटी करो, यहाँ दिखेगा। ये पहला ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दूसरा वाला ग्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर रबर, तीसरा ऑब्जेक्ट। मैं इस मिडल वाले ग्लास के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। अगर मिडल वाला ग्लास मूव होगा तो रबर भी मूव होना चाहिए, बट रबर ऐसा करेगा नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया, रबर अपने आप को रेजिस्ट करेगा। आप देखो क्या होगा, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, रबर अंदर है, रबर अपनी जगह बदला, देखो वो हट गया ना,
लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से जब रबर अपनी जगह पे था उसने मोशन परफॉर्म वो रेजिस्ट कर, वो क्या कर रहा था। सिमिलरली यहाँ देखो जरा भैया, ये टमाटर है, सॉस नहीं, इधर देखो मैं इसको मूव करता हूँ तो ये साथ में स्केल के साथ में टमाटर भी मूव हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे लेकर आना बहुत फ्रिक्शन कम हो गया, बहुत सारा, ठीक है, स्लो भी हो गया, इसी जगह तो कौन सा तुम लोग खाने गए सुनो ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आकर यहाँ रोक दूं, नीचे जब लेकर आऊंगा तो स्केल के साथ में टमाटर भी नीचे आ रहा है, सही बात है। जब मैं इसको रोक दूंगा तो टमाटर भी रुकना चाहिए, पर टमाटर रुकेगा नहीं क्योंकि वो अपने मोशन को क्या करने वाला है, कंटिन्यू। यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है ना। चेक कर देखिए आया नीचे, रोक दिया, वो भी रुकना चाहिए था बट रुका, इसका मतलब क्या है, सब वो मोशन में था तो वो मोशन में रहना चाह रहा था, समझे कि नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं चलो, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम समझते कि ये मोमेंटम क्या। अच्छा एक मिनट, इसको समझने से पहले जरा इधर देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ना हम लोग कुछ चीजें समझना है। हम लोग को समझना है कि ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर जो स्टेट ऑफ मोशन है ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम। हम लोगों को यहाँ से एक चीज समझ में आई, एक नई क्वांटिटी जिसका नाम है इनर्शिया, जो हर ऑब्जेक्ट के साथ में क्या है, एसोसिएटेड। इनर्शिया सबके पास होगा ना भैया, हर कोई चाहता है कि मैं अपने मोशन को, अपने स्टेट को क्या करूं, कंटिन्यू करूं। अगर कोई इसको चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। मतलब इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट के साथ में, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो सबके साथ में रहती है। समझ में आ रहा है कि बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं मोमेंटम, बाद में आएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है मोमेंटम, किसी को आइडिया? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा, मोमेंटम है क्या। मैं पूछा व्हाट इज समोसा, सर जिससे पेट भरता है, व्हाट इज समोसा। आपको बताने गए सर मैदे की पट्टी है, उसके अंदर आलू भरा है, मिर्ची भर के सब चटनी के साथ खाया जाता है। भूख लग रही है, आप हाँ, ये आंसर आया MOMENT। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को स्पेलिंग नहीं आता। तो ये मोमेंटम एक्सप्लेन करेंगे आयशा, चलेगा। मतलब वही मास इनटू वेलोसिटी, बस उसने वेलोसिटी या डिस्प्लेस होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे को तो आता ही नहीं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपना चाहिए। हाँ भैया ध्यान से फिर से पुराना वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि एक घर है जिसमें चोर घुसा है, ठीक है, और चोर बेडरूम के अंदर है। हॉल का जो दरवाजा है वो भी लॉक है, बेडरूम का दरवाजा भी लॉक है। मैंने अरे चोर घुस के लॉक कर दिया बाबा। ये लोग तो लग रहा है यहाँ पे ना वो क्विज खेल रहा हूँ। बढ़िया, किसी के एक्सप्लेन कर रहा वो नहीं सुनने का। घुसा कैसे, दरवाजा बंद था तो घुसा कैसे, खिड़की से। अगर वो घुस के बंद कर दिया बस, ठीक है। जय सिटी का टेंशन में आ गया। मैं थोड़ी चोर थी सर, मेरे को चिल्ला दिया आपने। सुनो ध्यान से सभी लोग। तो पता चला कि भैया चोर घर में दो दरवाजा है, तो
पहला वाला दरवाजा तोड़ने गए तो सिद्दीका को बुलाया, बोले आप दरवाजा तोड़े। अब जाहिर सी बात है सिद्दीका से दरवाजा तो टूट गया था। अच्छा मैं आपको अगर ऑप्शन दूंगी, अपने पास आमीना और सिद्दीका, किससे दरवाजा टूटेगा? क्यों? सर आमीना के पास मांस ज्यादा है, सिद्दीका के पास मांस मांस है, उसके पास कम है तो सही ना? ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर दरवाजे को तोड़ना है तो पहली चीज चाहिए वी नीड मास। दूसरा, मान लो आमिरा ने बहुत जोर जोर लगा के दरवाजा लात पैर मार के तोड़, हम लोग उससे अंदर बेडरूम में एक और दरवाजा, और ये इससे भी मजबूत है। अभी सिद्दीका तो भैया पहले आउट हो गई है, उससे दरवाजा टूटने वाला नहीं, बट अंदर वाला दरवाजा और मजबूत है। आमिना लात पैर मार के भी तोड़, अब क्या करें? आदिल सर को बुलाएंगे, आदिल सर आएंगे मगर दरवाजा नहीं तोड़ेंगे। आदिल सर फिजिक्स बताएंगे। आदिल सर आमिना को बोलेंगे कि बेटा थोड़ा पीछे जाओ, दौड़ के आओ और दरवाजे से लड़ो। अरे हाँ या ना? इसका मतलब दरवाजा तोड़ने के लिए दो चीज चाहिए, पहला चाहिए हैवी मास और दूसरा चाहिए वेलोसिटी। क्या चाहिए? अरे हाँ या ना? पक्का। ये जो इम्पैक्ट होता है ना बच्चे लोग, किसी चीज को इम्पैक्ट करना, तोड़ने की क्षमता, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते इसको? अब मैं आता हूँ इसके फॉर्मूले पे। तो मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? अरे ठीक है, बाहर आ जाओ, दरवाजा टूट गया अभी, सब बाहर चोर को मार सब। मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बच्चों? गेट बैक टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। याद आया? रेट ऑफ change in momentum, rate of change in momentum is directly proportional to applied force. सही बात है? ये स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन मोमेंटम निकालना मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी रेट सुनेगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टाइम। याद है कि नहीं? तो भैया चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अपॉन टाइम। सही है ना बच्चा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सही है? फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो बदलने वाला, बदलेगी सिर्फ क्या? वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम है तो कैपिटल भी लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम है तो यू लिख देता हूँ। अरे हाँ है ना भाई? v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस डिवाइडेड बाय t। t बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों में m है कॉमन। क्या बचा? v माइनस u अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा v माइनस u अपॉन t इज नथिंग बट व्हाट? पढ़े लिखे नहीं बेवकूफो, एक्सेलरेशन। क्या है वो? एक्सेलरेशन। याद आया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही पढ़े थे ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट? एक्सेलरेशन। तो v माइनस u अपॉन t की जगह क्या लिखेंगे? a। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के कांस्टेंट लिखेंगे k, और इस k की वैल्यू होती है 1। एक्सपेरिमेंट में पता लगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? मास इनटू एक्सेलरेशन। फादर इज इक्वल्स टू, अरे याद आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब सुनो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को दो चीजों के बारे में पता चला। एक क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, और एक क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्योंकि फोर्स को बताने वाला कौन था? न्यूटन। इसलिए फोर्स की यूनिट क्या रखी गई थी? न्यूटन। अरे याद आया ना? तीसरा लॉ समझ रहे हैं ना? पास जा रहा हूं, मजा आ रहा है? बस यही तो चाहिए था हम लोग। पढ़ाई नहीं कर रहे, मस्ती करते करते पढ़ लिया। आज सुबह सुबह में मेरे बहन जो थी ना, वो
मस्का लगा के दे रही थी पाँव में, तो मेरे भाई को मस्का बहुत पसंद है, तो वो मस्का लगा के दे रही थी, तो मेरी बहन पूछी कि भाई पाँव पे मस्का लगा के दूं, तो मैं बोला नहीं, मस्के पे पाँव लगा दूं, समझे? मतलब मस्का ज्यादा दे, पाँव कम दे, तब वो खाएगा। तो वही मतलब पढ़ाई नहीं चाहिए, मस्ती चाहिए। तो अगर आप बोलेंगे सिर्फ पढ़ाई तो फिर तो नहीं, मस्ती करने का उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी याद होगा सर, यही तो हम लोग को याद रहता है, बाकी जो हम लोग को याद ही है। कल इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला था ग्रुप में, अगर देखे होंगे, बलून वाला, रॉकेट वाला। चलिए यार, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा सिंपल है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन अप्लाई करोगे तो बदले में वो आपको क्या देगा? रिएक्शन। रिएक्शन दे रहा है, मेरे को फील होता है, आप भी टच करके देखें, आप धकेल रहे क्या उसको, फोर्स लगा रहे हो ना, तो बदले में नहीं यकीन है तो आज जाके घर पे ट्राई करना, जाके दीवार में लड़ना, तो आपको रिएक्शन मिलेगा। दूसरे दिन आप ऐसा हाथ ऐसे देंगे तो आपको पता चलेगा रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं। अरे मैं जमीन पे खड़ा हूँ, मेरा वेट जमीन पे लग रहा है, मेरे को मेरा वेट फील हो रहा है, किसकी मदद से? रिएक्शन की मदद से। अगर रिएक्शन ही नहीं होगा तो वेट फील होगा? आपके पास मास है ना, आपके पास ग्रेविटी है ना, आप मून पे जाते हो तो वेट कम फील होता है, क्यों? सर ग्रेविटी कम है, इसलिए रिएक्शन हम लोग को कम फील होता है। आप समझ में आ रहे कि नहीं? आपके पैरों तले अगर जमीन निकाल ली जाए, हाँ बायोसी फोर्स पानी ऊपर ढकेलता है, सेम गोज फॉर लिफ्ट आल्सो। आप जब लिफ्ट में जाते हो, आज ये ट्राई करना कभी लेके जाके, वेइंग मशीन लेके जाओ, वेइंग मशीन जो आती है ना, अरे वजन करने वाली वेइंग मशीन लेके जाओ, लिफ्ट में रख दो और लिफ्ट में वेइंग मशीन के ऊपर खड़े रहो, तुम लोग थोड़ी लिफ्ट तोड़ रहे। देखो तुम लोग लिफ्ट को तोड़ोगे तो कोई भी चिल्लाएगा ना, मैं एक्सपेरिमेंट करने बोल, सामान लेके जाते हैं ना आप, वेइंग मशीन लेके जाओ, उस पे खड़े रहो, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपना वजन चेक करो, और जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो अब अपना वजन चेक करो, दोनों टाइम अलग अलग दिखाए। क्यों ऐसा क्या हो गया? लिफ्ट ऊपर जा रही है, रिएक्शन ऊपर था, और लिफ्ट का एक फोर्स है जो लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहा है, वो फोर्स भी है ना, इसीलिए आपका वेट आपको क्या फील होता है? ज्यादा। ये आप नेचुरली भी फील करते हो, जब लिफ्ट ऊपर आती है तो हम लोग को वजन ज्यादा लगता है, बट जब वही लिफ्ट नीचे जाती है, कुछ बिल्डिंग में बड़ी स्पीड में जाती है, तो वहां पर देखो हम लोग को डर लगता है। आसमानी झूले में बैठे हो, 2 मिनट के दिल गुर्दा कलेजा बाहर आ जाएगा, ऐसा फील होता है। क्यों? उस टाइम पर ना थोड़ा सा फील होता है कि मेरे वजन क्या हो रहे, कम हो, एक्चुअली में कुछ हो रहा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? वो जो रिएक्शन हम लोग को मिल रहा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए वेट फील सडन होता है, इसीलिए हम लोग को अजीब सा लगता है। बहरहाल बोलने का मकसद ये है, एग्जाम्पल में मुझे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। भैया मैंने इस बॉडी के ऊपर अगर एक्शन अप्लाई किया था तो ये बॉडी मेरे ऊपर रिएक्शन देगी। ऑलवेज रिमेंबर, ये एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी से आता है, एक ही बॉडी से एक्शन और रिएक्शन मिलता नहीं है। अरे भैया बात सही है, दीवार पे कीट धोखे के अंदर चले जाएगी। मैंने ऐसा बोला क्या कि कीट धोखेंगे तो वो दबा देंगे? अरे रिएक्शन होता है, मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं आपको चमाट मार दिया, आपका गाल अंदर थोड़ा सा धंसता है ना, माइक्रोस्कोप। सुनो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बात सही है आपकी, ये सब रिएक्शन कहाँ रिएक्शन मिलता है बच्चे, बट वो ऑब्जेक्ट जो था वो पॉइंटेड था। ये भी तो आप नोटिस करो, हम लोग की दीवार तो ऐसी बनी थी कि अगर उसके अंदर कोई चीज चली जाएगी तो फ्रिक्शन आ जाएगा वहां पे। ये सब भूल जा रहे हो आप? दीवार जब वो अंदर चले जाएगा तो फ्रिक्शन भी तो है ना, तो फ्रिक्शन रेजिस्ट नहीं करेगा मोशन को। बहुत सारी चीजें होती है, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है कि नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के बहुत सारी चीजें होती है। आप सिर्फ एक पॉइंट से देख रहे हो, सर आपने बोले एक्शन तो रिएक्शन, तो भैया वहां पे मोमेंटम भी था, कंजर्वेशन और मोमेंटम भी लगेगा,
सकारात्मक आपने प्रेशर अप्लाई किए थे, वो ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रिक्शन भी था, बहुत सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकते। याद रहेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो बलून वाला एग्जांपल आज जाके देखना वीडियो में, मैंने वही एक्सप्लेन किया। मैंने बलून में एयर भरा था और जब मैंने बलून को छोड़ा तो बलून कहाँ गया? आगे। एयर कहाँ आई थी? पीछे। एयर बाहर निकल गई, तो ये एयर का एक्शन था, बलून कहाँ गया? आगे। तो ये बलून का रिएक्शन था। एक्शन रिएक्शन। रॉकेट इसी पे लॉन्च होती है। यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था 10th स्टैंडर्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही। रॉकेट क्या होती है? जब रॉकेट फायर करती है तो वो जमीन पर एक्शन देती है, बल्कि वो जमीन उसको रिएक्शन देती है, ये ऊपर जाता है। बस पढ़ाया भी था तुम लोगों को 10वीं में, याद आया कि नहीं भाई? सर बोर्ड में भी आया था रॉकेट लॉन्चिंग